हेलो एवरीवन। अब जो अपन टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या चीज़ को पढ़ना है अपने को? रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में रमन लाइंस क्या होता है, रमन लाइंस के बाद जो अपन इससे रिलेटेड जो लाइंस होती है जैसे स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन होती है उसका कॉन्सेप्ट है पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, ये सभी चीज़ें जो रहेगा अपन इस लेक्चर में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब रमन स्पेक्ट्रो में जो रमन स्पेक्ट्रोस्कोप रहता है उसमें बाकी लाइंस कैसे जनरेट होती है अपन उसको अपन पढ़ने वाले हैं। चलिए, अब अपन जो रहता है रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं। तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो सबसे पहले दी गई थी वह सन 1928 में सर सीवी रमन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, सर सीवी रमन के द्वारा सबसे पहले ये थ्योरी दी गई थी। ठीक है, ये सर सीवी रमन ने सन 1928 में ये थ्योरी दी थी। चलिए, अब इसमें कॉन्सेप्ट ये है कि जब इंसिडेंट लाइट किसी भी मैटर में देते हैं अपन, ठीक है, कोई पदार्थ है उसमें यदि अपन इंसिडेंट लाइट देते हैं, इंसिडेंट लाइट दी तो वो लाइट जो रहता है वो आगे पास होने के बाद इसकी इंटेंसिटी में डिफरेंशिएट आता है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइट में डिफरेंशिएट आता है तो इसको अपन बोलते हैं स्कैटरिंग। यहाँ पे मतलब इंसिडेंट लाइट देने के बाद जो लाइट होता है वो स्कैटर्ड हो जाता है। ठीक है, प्रकीर्णित हो जाता है। अब ये जो स्कैटर्ड लाइट आता है इसकी इंटेंसिटी, ठीक है, या फ्रीक्वेंसी, दोनों की इसकी फ्रीक्वेंसी से तीन केस आते हैं कि यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी या तो सिमिलर होगी, ठीक है, यदि सिमिलर नहीं होती है तो क्या होगा, या तो इससे लाइट से उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी या फिर कम होगी। ठीक है, यहाँ पे ये चीज पॉइंट नोट करने के लिए रहता है कि जो लाइट अपन देते हैं यदि अपन इसको इंसिडेंट लाइट बोलते हैं, ठीक है, इसको इंसिडेंट, ठीक है, और जो लाइट आगे की तरफ पास होता है उसको अपन स्कैटर्ड लाइट बोलते हैं। ठीक है, स्कैटर्ड। तो अब यहाँ पे जो दो लाइट रहता है इनमें डिफरेंशिएट आता है। ठीक है, अब यदि इन दोनों की फ्रीक्वेंसी इक्वल है तो क्या केस आएगा? ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों की इंटेंसिटी में जो डिफरेंशिएट आता है सबसे पहले किसने डिस्कवर करा? सबसे पहले सर सीवी रमन ने दिया। इसीलिए इनके जो दोनों के अंतर होते हैं, ठीक है, सपोज ऐसा मानते हैं कि इनमें जो इस साइड वाला इसको अपन न्यू आई बोल दी, ठीक है, और यहाँ पे जो पास हो रहा है आगे की तरफ उसको न्यू एस दे दिया। ठीक है, स्कैटर्ड लाइट और इंटेंसिटी, ठीक है, यहाँ पे इंसिडेंट लाइट, इन दोनों का जो डिफरेंशिएट होगा जिसको अपन डेल न्यू बोलेंगे। तो ये चीज, ये जो डेल न्यू है इसी को अपन क्या बोलेंगे? ठीक है, रमन शिफ्ट। ठीक है, इसी को रमन शिफ्ट कहा जाता है। मतलब इंसिडेंट लाइट और स्कैटरिंग लाइट, इन दोनों का जो डिफरेंट होता है जिसको डेल न्यू बोलेंगे तो इसको अपन क्या बोलते हैं? रमन शिफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पे रमन शिफ्ट इन दोनों में जो अंतर आएगा उस पे कौन सी लाइंस मिलती है, ठीक है, उस पे भी बात करेंगे अपन। तो अब इसमें बात करते हैं दोनों का जो डिफरेंशिएट होता है जिसको डेल न्यू अपन ने बोला, ये रमन शिफ्ट होता है। अब इन दोनों का जो अंतर होगा या फिर दोनों की इंटेंसिटी दोनों इक्वल होगी, ठीक है, तो देखो क्या हो सकता है, यदि दोनों इक्वल है मतलब डेल न्यू इज इक्वल टू यदि डेल एस है, ठीक है, यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी यदि दोनों की इक्वल है तो इसको अपन बोलते हैं रेले। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? रेले, रेले प्रकीर्णन। ठीक है, रेले प्रकीर्णन कहा जाता है। इस टाइम पे क्या होगा, दोनों की इंटेंसिटी इक्वल होती है। यदि जैसे आप किसी भी चीज में देखें कि मैं इस तरीके से अपन उसको दिखाए, ठीक है, तो एक साइड जो रहेगा जहां पे दोनों की इंटेंसिटी इक्वल होगी तो उसको अपन क्या बोलेंगे? रेले स्कैटर्ड। ठीक है, या रेले प्रकीर्णन। अब बात करते हैं सेकंड केस क्या होगा कि यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, किसकी? इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो, ठीक है, मतलब न्यू आई यदि ये ज्यादा हो किससे? न्यू एस से। न्यू एस मतलब यहाँ पे किसी एक की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो दूसरे की कम हो, मतलब इंसिडेंट लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम हो स्कैटरिंग लाइन से। ठीक है, तो ये इसको जो बोलते हैं इसको बोला था स्कैटरिंग, सॉरी इसको बोलते हैं, यहाँ से जो लाइन मिलेंगे उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टोक्स लाइन। ठीक है, स्टोक्स लाइन कहा जाता है। ठीक है, ये जो वैल्यू होती है ऑलवेज पॉजिटिव होती है। कैसी होती है? ऑलवेज पॉजिटिव होती है। अब यहाँ पे क्या जा रहा है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि जो इंसिडेंट लाइट होता है, ठीक है, और स्कैटरिंग लाइन, अब ये दोनों में यदि दोनों इक्वल है तो उसको अपन रेले स्कैटरिंग बोलते हैं। ठीक है, इस टाइप पे जो लाइन मिलती है
वो क्या कि अपने को प्योर मिलती है, बैंड मिलता है, स्ट्रॉन्ग बैंड मिलता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे इसको रेले स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, ठीक है। इसको रेले स्पेक्ट्रम या फिर इसको रमन स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। कब? जब दोनों की इंटेंसिटी बराबर हो। किसकी? इंसिडेंट और स्कैटरिंग दोनों भी यदि आपस में बराबर होंगे तो उसको रेले स्कैटरिंग बोलेंगे। अब बात करते हैं इनके आसपास जो ये वाला एरिया है, ठीक है, ये क्या वीक बैंड्स होता है, वीक दुर्बल लाइन होती है, वीक लाइंस होती है। तो ये वीक लाइंस जो होती है वो कौन सी होती है? स्ट्रोक्स और एंटी स्ट्रोक्स होती है, ठीक है। अब तीसरा केस देखते हैं, यहाँ पे न्यू आई जो है वो कैपिटल हो जाएगा, छोटा हो जाएगा न्यू एस से, मतलब यहाँ पे स्कैटरिंग लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो मैक्सिमम हो जाएगी किससे? इंसिडेंट लाइट से। तो यहाँ पे इसको अपन क्या बोलते हैं? एंटी स्ट्रोक्स। इसको क्या बोलते हैं अपन? एंटी स्ट्रोक्स लाइन। एंटी स्ट्रोक्स लाइन कहते हैं। अब ये एंटी स्ट्रोक्स जो लाइन होती है ये कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी, ठीक है। मतलब इनकी जो वैल्यू होती है वो कैसी होंगी? नेगेटिव वैल्यू होगी। अब यहाँ पे जैसे कि आपने देखा ये इसका बेसिक है, ठीक है। रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कि बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या है कि जो लाइट देते हैं अपन, ठीक है, इंसिडेंट लाइट और स्कैटरिंग लाइट, अब दोनों की इंटेंसिटी में यदि दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है तो दोनों के यदि इक्वल होती है तो उसको अपन रेले स्कैटरिंग बोलते हैं, ठीक है, रेले प्रकीर्णन बोलते हैं। अब यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी यदि मैक्सिमम हो जाए, स्कैटरिंग की कम हो जाती है, तो उस टाइम पे हमें जो लाइन मिलती है उसको स्ट्रोक्स लाइन बोलते हैं। यदि स्कैटर्ड लाइट की फ्रीक्वेंसी यदि मैक्सिमम हो जाती है तो उसको अपन कहते हैं एंटी स्ट्रोक्स लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब ये दोनों जो लाइंस होती है ये दोनों की दोनों वीक होते हैं। कैसे होते हैं? ये वीक बैंड होते हैं कंपैरिजन टू रेले स्कैटरिंग। मतलब रेले या रमन स्पेक्ट्रम के कंपैरिजन में उनके आइट साइड मतलब बहुत साइड, दोनों साइड जो लाइंस मिलती है वो लाइन को क्या कहा जाता है? वो जो लाइंस होती है जो वीक बैंड्स होता है वो जो होता है स्ट्रोक्स और एंटी स्ट्रोक्स लाइन उनको कहा जाता है, ठीक है। अब ये दोनों जो लाइन होती है वो उनकी इंटेंसिटी के हिसाब से चला जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव की बात चलती है कि यहाँ पे यदि डेल न्यू की वैल्यू यदि पॉजिटिव है इसका मतलब कि वो स्ट्रोक्स लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यदि डेल न्यू की वैल्यू कैसे हो जाएगी? यदि नेगेटिव वैल्यू मिलती है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? वो एंटी स्ट्रोक्स लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ये पूरा जो रमन स्पेक्ट्रम रहता है ये आईआर का पार्ट होता है, ठीक है। ये आईआर के जो आसपास का नियर और फार आईआर रहता है उसके अंतर्गत ये रमन स्पेक्ट्रम को पढ़ा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसका बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसकी कुछ कंडीशंस होती है जो रमन को रिप्रेजेंट करती है, उसकी कुछ कंडीशंस होती है कि उसमें मॉलिक्यूल में डायपोल मूवमेंट जनरेट होना जरूरी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब आप बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें और भी टॉपिक है, जैसे इसके सिलेक्शन रूल में क्या क्या चीज होंगी, ठीक है। सिलेक्शन रूल होता है यदि इसकी जगह आप इसके आइसोटॉप्स को स्टडी कर सकते हैं कि यदि कोई मॉलिक्यूल है यदि आप उसके आइसोटॉप्स को लगा देते हैं, ठीक है, यदि दूसरा आइसोटॉप लगा देते हैं तो उसकी इंटेंसिटी में कितना डिफरेंशिएट आएगा, उसकी रमन फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंशिएट आएगा उसको, ठीक है। चलिए अपन नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में उसके सिलेक्शन रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे यहाँ पे अपन। अब सिलेक्शन रूल कब काम करेगा? सिलेक्शन रूल का मतलब होता है कोई भी यदि मॉलिक्यूल है संक्रमण देता है, ट्रांजिशन देता है, तो कौन सा ट्रांजिशन अलाउड होगा, कौन सा ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा, कौन सा ट्रांजिशन को रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से वो फॉरबिडन होता है, कौन सा अलाउ करता है, ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कब रोटेशन करेगा और कब वाइब्रेशन करेगा। यहाँ पे दो केस आते हैं कि यदि मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन हो रहा है तब रमन स्पेक्ट्रोस्कोप के हिसाब से उसमें कौन सा अलाउड होगा, कौन सा नहीं होगा। मतलब यह है कि मॉलिक्यूल यदि प्योर रोटेशनल, ठीक है, यदि मॉलिक्यूल प्योर रोटेशनल के अंतर्गत आएगा तो मॉलिक्यूल का जो सिलेक्शन रूल होता है वो डिफरेंट होता है। मतलब यह है कि यदि मॉलिक्यूल रोटेशनल है, ठीक है, यदि मॉलिक्यूल रोटेशनल दिखाएगा, मॉलिक्यूल रोटेशन हो रहा है, तो उस टाइम पे उसके जो सिलेक्शन रूल रहेगा वो 0 to ±2 को फॉलो करता है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग फॉलो करता है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 0 क्या दिखा रहा है? 0 ये दिखाता है कि मॉलिक्यूल में का जो ट्रांजिशन है वो 0 ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इस टाइम पे मतलब मॉलिक्यूल में कोई ट्रांजिशन नहीं है, मतलब कि मॉलिक्यूल अभी ग्राउंड स्टेट में ही प्रेजेंट है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेल टू क्या दिखाता है कि मॉलिक्यूल में जो ट्रांजिशंस है वो जैसे कि अपन इसकी ट्रांजिशन स्टेट्स बनाए, यदि यहाँ पे G इक्वल टू ये यहाँ पे J वैल्यू को अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यदि यहाँ पे 0 1 2 3 और यहाँ पे 4 इतनी मैंने स्टेट्स बना दी, इसकी रोटेशनल स्टेट्स बना दी, तो इसमें क्या होगा प्लस माइनस 2 का मतलब ये है कि मॉलिक्यूल जो रहेगा 2 स्टेप्स मतलब 0 से सेकंड स्टेप में जाना चाहिए, सेकंड से फोर्थ स्टेप में जाना चाहिए, मतलब मॉलिक्यूल जो रहेगा वो ये वाला ट्रांजिशन को फॉलो करेगा। मतलब यदि इसके साथ से चले तो क्या होगा, J0 से वो डायरेक्ट J2 में जाना चाहिए, ठीक है, या तो J1 से जो रहेगा वो J3 में जाना चाहिए, या फिर J2 से वो J4 में जाना चाहिए। मतलब ये ट्रांजिशन उसमें अलाउड होंगे, मतलब कि जो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांजिशन रहेगा वो 2 स्टेप्स के हिसाब से उसमें ट्रांजिशन होगा, ठीक है। अब यदि इसमें मॉलिक्यूल सिमिलर, जब मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ जाएगा और एक मॉलिक्यूल जो रहेगा वो टॉप से बॉटम की तरफ भी आएगा, मतलब कि वो एक्साइटेड स्टेट से जो ग्राउंड स्टेट में भी आएगा, तो भी मॉलिक्यूल जो है वो ट्रांजिशन दिखाता है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि जब मॉलिक्यूल पॉजिटिव की तरफ रिप्रेजेंट करेगा, मतलब मॉलिक्यूल जब ऊपर की तरफ जाएगा तो उसको स्टोक्स लाइन, उससे अपने को जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, स्टोक्स लाइन मिलेंगे, ठीक है। और जब मॉलिक्यूल टॉप से बॉटम की तरफ जाएगा, मतलब कि नीचे की तरफ जो यदि वो दिखाएगा, तो वहां पे वो किसको दिखाएगा, एंटी स्टोक्स को दिखाएगा, एंटी स्टोक्स लाइन से एंटी स्टोक्स ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे फिर से समझ डेल जी जो है, पहली बात तो जे जो रहता है वो रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी को रिप्रेजेंट करता है, मतलब रोटेशनल को रिप्रेजेंट करता है। अब डेल जी इक्वल टू 0 जो रहेगा वो जीरो एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है या जीरो ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करता है। और जो प्लस माइनस 2 देता है, इसके हिसाब से मैंने बताया कि मॉलिक्यूल में जो ट्रांजिशन रहेगा वो कौन सा अलाउड होगा, तो इसमें कौन सा रहेगा, J0 टू यदि 2 में जाएगा, या J1 से J3 में जाएगा, या J2 से J4 में जाएगा, तो ये ट्रांजिशन अलाउड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो केस होता है कि मॉलिक्यूल जब ऊपर से नीचे की तरफ जाएगा तो मॉलिक्यूल जो है स्ट्रोक से आएगा, मतलब कि मॉलिक्यूल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। जब मॉलिक्यूल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो वहां पे वो कौन सा ट्रांजिशन दिखाएगा, वो जो ट्रांजिशन मिलेगा वो स्ट्रोक्स लाइन अपने को मिलेगी ट्रांजिशन से, ठीक है। इसके जब वो टॉप से बॉटम की तरफ जाएगा, मतलब इसी को अपन रिवर्स डायरेक्शन में लिख देते हैं, मतलब J2 से J0 की तरफ, या J3 से J1 की तरफ, या फिर J4 से J2 की तरफ आएगा, तो ये क्या नेगेटिव ट्रांजिशन रहते हैं, और नेगेटिव ट्रांजिशन जो रहता है वो एंटी स्टोक्स लाइन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज प्योर रोटेशनल के अंदर रहता है। लेकिन यहाँ पे एक और केस आता है कि यदि मॉलिक्यूल प्योर वाइब्रेशनल में है तो मॉलिक्यूल में कौन सा आएगा, तो यहाँ पे जो आता है डेल V इक्वल टू प्लस माइनस 1 को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यदि कोई मॉलिक्यूल वाइब्रेशन कर रहा है तो उस टाइम पे रमन के अंदर जो स्पेक्ट्रम रहेगा या स्कैटरिंग रहेंगी, या इसके हिसाब से जो अपने को ट्रांजिशन अलाउड होगा, तो कौन सा होगा, वन स्टेप वाला ट्रांजिशन होगा। मतलब कि यहाँ पे यदि आप इसकी लाइंस बनाते हैं, ठीक है, यदि यहाँ पे इसको वाइब्रेशनल के लिए ये 0 1 2 3 4 यदि इस तरीके से अपन इनको बनाते हैं तो मॉलिक्यूल में कौन से ट्रांजिशन अलाउड होंगे, मतलब कि इसमें यदि यहाँ से इस तरीके से बनाते हैं अपन, ठीक है, तो ये सभी ट्रांजिशन अलाउड होंगे, मतलब V1 टू V2 या V0 टू V1, ठीक है। इसी प्रकार से V2 से V3, मतलब एक स्तर से, मतलब एक स्तर से यदि वो नेक्स्ट जो अगला वाला स्तर होगा, ठीक है, स्टेट लेवल होगा, वहां तक जो ट्रांजिशन होगा उनको अलाउड करेगा, ठीक है। इनमें इसमें भी यही चीज होगी, यदि कोई मॉलिक्यूल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, यदि मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो मॉलिक्यूल में पॉजिटिव ट्रांजिशन होगा, और पॉजिटिव ट्रांजिशन जो रहता है वो स्टोक्स लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, सिमिलर होगा। और यदि मॉलिक्यूल टॉप से बॉटम की तरफ, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट की तरफ आ रहा है, ठीक है, इसमें 1 स्टेप के अकॉर्डिंग आएगा, और इसमें जो रहेगा वो 2 स्टेप्स के अकॉर्डिंग आएगा। यदि इसमें जो ट्रांजिशन जो रहेगा वो टॉप से बॉटम की तरफ, मतलब ऊपर से ग्राउंड स्टेट की तरफ यदि मॉलिक्यूल 1 स्टेप के अकॉर्डिंग आ रहा है तो मॉलिक्यूल क्या होगा, वो एंटी स्टोक्स लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये मॉलिक्यूल में सिलेक्शन रूल जो रहता है वो इसके हिसाब से वो फॉलो करता है। मतलब कि इसमें अच्छा मॉलिक्यूल में यहाँ पे J प्लस माइनस 1 जो रहता है वो फॉरबिडन होता है, मतलब कि यदि कोई मॉलिक्यूल रोटेशनल में +1 ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा, मतलब कि ये वाला जो रहेगा इसमें ट्रांजिशन से 1 से 2 में डायरेक्ट जा रहा है,
तो मॉलिक्यूल इनमें जो रहेगा वो अलाउड नहीं होगा। इसका मतलब ये चीज इसमें फॉरबिडन होगी, मतलब कि ये वन स्टेप वाला जो है जो वाइब्रेशनल पे होगा, ठीक है, जो वाइब्रेशनल में +1 जो रहता है अलाउड है वो इसमें फॉरबिडन रहेगा, और जो इसमें अलाउड है वो इसमें फॉरबिडन है। ठीक है, ये चीज सिलेक्शन रूल फॉर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। ठीक है, कि कौन से ट्रांजिशन अलाउड होंगे, कौन से ट्रांजिशन फॉरबिडन होंगे, किसको मॉलिक्यूल अलाउ करेगा और किसको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, तो ये उसके लिए मेन ट्रांजिशंस होते हैं जिनको कोई भी मॉलिक्यूल जो रहेगा अलाउ करेगा या नहीं करेगा, इसके हिसाब से आप उसको उसके ट्रांजिशन को पता लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो है कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेसेबिलिटी को अपन देखते हैं। ठीक है, चलिए अब है कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी, है ना, पोलराइजेशन के हिसाब से पोलराइजेबिलिटी जनरेट होती है। ठीक है, मतलब मॉलिक्यूल में यदि पोलराइजेशन नेचर का है तो मॉलिक्यूल में पोलराइजेबिलिटी जनरेट होती है। चलिए अब बात करते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल में जब अपन मॉलिक्यूल को एनर्जी देंगे तो मॉलिक्यूल क्या होगा, वाइब्रेशन जनरेट होगा, मतलब कि उसमें थोड़ा सा ऑसिलेशंस होता है। ठीक है, अब मॉलिक्यूल के हिसाब से आप देखते हैं कि मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट और एफ मतलब लगने वाले फोर्स में क्या रिलेशन होता है। एक्चुअल जब किसी मॉलिक्यूल में आप एनर्जी देते हैं तो मॉलिक्यूल में डायपोल मोमेंट जनरेट होगा, तो उस पर लगने वाला फोर्स जो रहेगा उसके डायपोल मोमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे आप लगने वाला फोर्स को म्यू से डिनोट करते हैं और लगने वाले फोर्स को यदि एफ से डिनोट करते हैं तो एक दूसरे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो म्यू इज इक्वल टू एफ एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गए। अब यहाँ पे हटेगा तो एक अल्फा जो रहता है वो कांस्टेंट लिया जाता है। ठीक है, ये जो अल्फा होता है इसको पोलराइजेबिलिटी के कांस्टेंट माना जा सकता है। ठीक है, इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। अब इसमें लगने वाला जो फोर्स है, ठीक है, मॉलिक्यूल में कितना फोर्स लग रहा है उसके हिसाब से एक इक्वेशन होती है F = F0 sin 2 पाई न्यू टी जो रहता है, इसको इक्वेशन नंबर अपन सेकंड देते हैं। यहाँ पे F0 जो रहता है वो इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ, मतलब किसी भी मॉलिक्यूल में जब आप फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो मॉलिक्यूल कहता है मॉलिक्यूल उसके इक्विलिब्रियम के हिसाब से वो सेट होकर मॉलिक्यूल में एनर्जी आप अप्लाई करते हैं तो मॉलिक्यूल में रोटेशन ऑटोमेटिक जनरेट होता है। ठीक है, उसके लिए क्या है, कोई मॉलिक्यूल इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सके जितने में मॉलिक्यूल वो रोटेट कर सके या फिर मॉलिक्यूल खुद वाइब्रेट कर सके। ठीक है, तो उसके लिए हिसाब से मतलब उसकी वो जो मॉलिक्यूल आप एनर्जी अप्लाई करेंगे, मतलब जो फोर्स अप्लाई करेंगे वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होना चाहिए। ठीक है, तो क्या F0 जो है इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ फील्ड स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे जो यहाँ पे जो वैल्यू निकाली इसको अपन इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट में रख देते तो अपने को अल्फा म्यू इज इक्वल टू अल्फा F0 sin 2 पाई न्यू टी अपने को प्राप्त होता है। मतलब ये जो इक्वेशन है मॉलिक्यूल इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है, जैसे कि लिखा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पे है। मतलब ये है कि कोई मॉलिक्यूल यदि इंसिडेंट लाइट है और स्कैटरिंग लाइन है, यदि दोनों इक्वल होती है तो अपने को क्या मिलता है, इस टाइप पे अपने कहते हैं कि दोनों जो है इक्वल है। मतलब यहाँ पे एक होता है न्यू आई जो है वो न्यू एस के बराबर होता है। मतलब जब एक कंडीशन जब ये दोनों बराबर हो जाती है तो क्या होता है, इसको अपन ने रेले स्कैटरिंग बोला था। मतलब जो इंसिडेंट लाइट और स्कैटरिंग लाइन यदि दोनों बराबर होती है तो उसको अपन क्या रेले स्कैटरिंग बोलते हैं। अब यदि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो या फिर कम हो तो उस हिसाब से डिफरेंट लाइंस अपने को मिलती है, मतलब स्ट्रोक्स और एंटी स्ट्रोक्स लाइन जनरेट होती है जो वीक बैंड पे होती है। ठीक है, उसके लिए मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल रोटेट करना चाहिए। ठीक है, मॉलिक्यूल रोटेट करना चाहिए तो मॉलिक्यूल में रोटेशन कब जनरेट होगा, जब मॉलिक्यूल में एनर्जी देंगे, और मॉलिक्यूल में एनर्जी देंगे तो उसमें वाइब्रेशंस के हिसाब से कितना वाइब्रेशंस जनरेट होगा उसके हिसाब से एक इक्वेशन जनरेट होती है अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 0 बीटा x अपॉन में a। मॉलिक्यूल में यहाँ पे क्या जाएगा, अल्फा जो रहता है यहाँ पे आपने देखा पोलराइजेबिलिटी को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे ये जो है उसके इक्विलिब्रियम को दिखाता है। ठीक है, बीटा जो है उसे मॉलिक्यूल में अप्लाई करता है उसमें कितना रेट चेंज होगा उसको रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे a जो है मॉलिक्यूल के एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और x जो है वो डिस्प्लेसमेंट को दिखाता है। मतलब यदि मॉलिक्यूल में आप एनर्जी दे रहे हैं तो मॉलिक्यूल क्या खुद की जगह से चेंज होता है, तो मॉलिक्यूल कितना डिस्प्लेस हो रहा है उसके लिए एक इक्वेशन है कि मॉलिक्यूल कितना डिस्प्लेस होगा वो उसके हिसाब जनरल के हिसाब से उसके एम्पलीट्यूड में भी चेंज आता है। मतलब x इज इक्वल टू a sin 2 पाई न्यू वाइब्रेशन इनटू t। ये वाइब्रेशन क्यों लगाया है कि यहाँ पे अपन ने वाइब्रेशन नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे मॉलिक्यूल वाइब्रेशन कंडीशन में नहीं था, लेकिन यहाँ पे अपन ने मॉलिक्यूल में जब वाइब्रेशन के हिसाब से अपन ने यूज करा तो मॉलिक्यूल में उसके फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा। तो उसमें क्या चेंज आएगा उसके लिए अपन
पर्टिकुलर न्यू इज इक्वल टू उसके नीचे वाइब्रेशन इसे लग रहा है कि मॉलिक्यूल में कंडीशन जो है वाइब्रेशन के हिसाब से चेंज होगी, ठीक है। इसीलिए उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसके लिए फार्मूला क्या है, a sin 2 पाई न्यू वाइब्रेशन इनटू t। इसको इक्वेशन नंबर 5 यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4, तो ये इक्वेशन नंबर 5 आ जाती है। अब यहाँ पे x की जो वैल्यू है यहाँ पे वैल्यू पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 4 में। अब देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 में रखूंगा तो यहाँ का a और ये वाला a कैंसिल आउट हो जाते हैं। इक्वेशन क्या मिलती है अपने को, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा 0 बीटा और ये पूरे x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो क्या मिलेगा अपने को, अल्फा इक्वल अल्फा 0 प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू वाइब्रेशन इनटू t। इक्वेशन नंबर 6 अपने को मिल गया, ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अल्फा का मान इक्वेशन नंबर हम इसमें उठा के रखते हैं, कौन सा, इक्वेशन नंबर 3 में। देखो यहाँ पे अल्फा का जो मान है जो इक्वेशन नंबर 6 है, ठीक है, इसके मान को इक्वेशन नंबर 3 में रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो अब यहाँ पे ये इक्वेशन आ जाएगी, कौन सी, ये वाली। देखो न्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, अल्फा 0, ये पूरी की पूरी इक्वेशन वही रख दी अपन ने, ठीक है, ये वाली रख दी। और क्या है, f0 का मान क्या है, यहाँ से क्या है, f0 sin 2 पाई न्यू t, ये रहा अपने पास, है ना। न्यू इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा sin 2 पाई, ये वाली इक्वेशन ये वाली रही, और जो इसके आगे है f0 sin 2 पाई न्यू t, ये इक्वेशन नंबर यहाँ से, ओके। अब आप यहाँ तक आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे अपने को ये एक दूसरे के मल्टीपल में है, ये पूरी एक इक्वेशन और एक इक्वेशन ये रहा, मतलब ये एक दूसरे के मल्टीपल में है ना, तो इनमें क्या जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पूरी इक्वेशन का इससे मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले, है ना, तो क्या हो जाएगा, अल्फा 0 f0, फिर क्या हो जाएगा अपने पास ये है sin 2 पाई न्यू t, sin 2 पाई न्यू t। अब बचा ये दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करेंगे, देखो बीटा f0, फिर इसके बाद बचेगा ये, है ना, sin 2 पाई न्यू वाइब्रेशन इनटू t, फिर न्यू वाइब ये, ओके, ये दोनों को लिख दिया। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये वाली अपने को यहाँ तक में पहुंच गए, यहाँ पे इक्वेशन नंबर ये आई। अब यहाँ पर क्या देखते हैं अपन, ये इक्वेशन तो नहीं, लेकिन ये वाला जो दिख रहा है साइन इतना, ओके, ये जो है ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल होता है, साइन a प्लस साइन b के हिसाब से परफेक्ट मैच होता है। मतलब साइन यहाँ पे a, ये पूरी इक्वेशन, ये पूरे को यदि आप a मान लेते हैं और ये पूरे को b मान लेते हैं, कौन सा, साइन 2 पाई वाले को अपन यदि पूरा कॉन्सेप्ट मान लेते हैं, तो उसके हिसाब से उसका फार्मूला होता है ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है, साइन a साइन b इज इक्वल टू 1/2 cos a माइनस b, ओके, माइनस cos a प्लस b, ये मैथमेटिकल रूल होता है यह वाला, ठीक है। साइन a इंटू साइन b वाला 1/2 cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ओके। यहाँ से इक्वेशंस के हिसाब से ये इस फार्मूला को रखते हैं। तो देखो ये इक्वेशन के बाद ये वाली इक्वेशन को अपन ने एज इट इज लिखा है, इसको एज इट इज रख दिया। इसके बाद bf0 को भी एक्चुअल रखा, ये 1/2 को 1/2 इधर रख दिया। बचा क्या अपने पास, ये इसमें देख रहे हैं अपन साइन, यहाँ पे फार्मूला जो cos 2 पाई को, इसमें भी 2 पाई है, इसमें भी 2 पाई है, 2 पाई को दोनों में कॉमन निकाल लिया। अब बचा क्या, यहाँ पे अपन जो है एक यहाँ पे न्यू 2 है और यहाँ पे न्यू वाइब्रेशन, यहाँ पे a माइनस b और यहाँ पे a प्लस b, यहाँ पे प्लस है ना, ध्यान, हाँ, न्यू वाइब्रेशन, न्यू प्लस वाइब्रेशन 2 इंटू t, ठीक है। ये इक्वेशन जो है अपना फाइनल रिजल्ट है, जो किसी मॉलिक्यूल के कोलेजिबिलिटी या फिर उसके डायपोल मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसके लिए परफेक्ट इक्वेशन अपने पास ये है, ठीक है। अब बात करते हैं कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कॉन्सेप्ट ऑफ कोलेजिबिलिटी का क्या रिलेशन है। तो एक्चुअली क्या होता है, यहाँ पे आपने जैसे बोला था इक्वेशन नंबर 3 है, क्या इक्वेशन नंबर 3 जो है आपने देखा कि मॉलिक्यूल इंसिडेंट लाइट और स्कैटरिंग लाइट दोनों आपस में बराबर था। दोनों जब बराबर होती है, स्कैटरिंग और इंसिडेंट लाइट, जब दोनों की इंटेंसिटी बराबर होती है तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उस टाइप पे मॉलिक्यूल में रेले स्कैटरिंग मिलती है, मतलब कि दोनों की इंटेंसिटी इक्वल है, ठीक है। लेकिन जब किसी की इक्विवेलेंसी यदि ज्यादा मिलती है या किसी की कम मिलती है तो मॉलिक्यूल में चेंज आ जाता है। मतलब ये जो इक्वेशंस है, ये वाली है ना, ये वाली इक्वेशन जो है मॉलिक्यूल के किसके लिए है, ये वाली इक्वेशन जो है मॉलिक्यूल रेले स्कैटरिंग के लिए है। लेकिन यहाँ पे जो ये और ये क्या दिखाते हैं, यदि इन दोनों की पॉजिटिविटी है, मतलब यदि इसको अपन वाइब्रेशन, मतलब ये इसका नेगेटिव पार्ट है, इसका पॉजिटिव पार्ट है, तो अपन ये कहते हैं कि इन दोनों में, है ना, इन दोनों में जो पॉजिटिव वाला रहता है, तो वहां पे अपन ये कहेंगे कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है ना, इस टाइम पे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है और इस टाइम पे इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी कम होती है। मतलब
न्यू माइनस न्यू वाइब्रेशन जो रहता है, जब उसकी इंटेंसिटी कम होती है तो अपन उसको नेगेटिव मानते हैं, और नेगेटिव वाले को मैंने पहले बताया है एंटी स्टोक्स लाइन होती है। ठीक है, यहाँ ये जो रहता है कौन, ये वाली इक्वेशन, ये एंटी स्टोक्स को रिप्रेजेंट करता है। और यदि दोनों की इंटेंसिटी न्यू जो है यदि अपने को ज्यादा मिलता है तो वो किसको दिखाता है, वो स्टोक्स लाइन को दिखाता है। ठीक है, यहाँ पे ये स्टोक्स लाइन को रिप्रेजेंट करता है और ये एंटी स्टोक्स लाइन को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे ये पूरा इक्वेशन कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिसिलिटी इस तरीके से रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हेल्पफुल है। ठीक है, मस्ट रीड, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, इनके लिए फार्मूला जरूरी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेक्चर।